अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। प्राइमरी बैटरी हम लोगों ने देख ली। प्राइमरी बैटरी कौन से वाले बैटरीज होते हैं जिनको यूज करो और फेंक दो। सेकेंडरी बैटरीज हम फेंकते नहीं है, सेकेंडरी बैटरीज को हम रिचार्ज करते हैं और फिर से इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखे थे हम? इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ी की बैटरी। तो इस एग्जाम्पल में हम एक ही बैटरी को डिटेल में देखेंगे। जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, गाड़ी में जो बैटरी होती है वही वाला बैटरी, लेड वाली बैटरी हम देखेंगे सबसे पहले। और दूसरा एक और बैटरी जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला हम नहीं बताएंगे, तो मैं बोल रहा हूं मैं भी नहीं बताऊं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेड एसिड बैटरी के बारे में। और इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के घर में भी लेड एसिड बैटरी होंगे, आप लोगों ने देखा होगा बैटरी में घर वाले डिस्टिल्ड वाटर, घर में डिस्टिल्ड वाटर इनफैक्ट बैटरी में डालने के लिए लाया जाता है। चल स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी बैटरीज। और सेकेंडरी बैटरी का सबसे पहले हम फोटो देखेंगे। देखो सामने बना हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इस बैटरी में देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। उसको हम बड़े सिंप्लीफाइड डायग्राम में समझेंगे। पर इस बैटरी के बारे में कई सारे सवाल है। पहला सवाल है, इसमें पानी काहे को डालते हैं, है ना? पानी काहे को डालते हैं? इसमें हम एसिड डालते हैं तो इसमें मतलब प्रिकॉशन कुछ लेनी पड़ेगी। क्या हम बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं? क्या 38% एक सोल्यूशन ऑफ एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि इसको हम इसको दूसरे काम में यूज कर सकते हैं कि नहीं? फिर इसमें यह भी बात होती है कि इतना पावरफुल होता है ये बैटरी कि पूरा पूरा घर का पावर दे सकता है। ये पूरा घर मतलब 2-3 फैन, 4-5 लाइट आराम से जला सकता है 1-2 घंटे के लिए। तो क्या इतना पावरफुल होते हैं ये बैटरी? एक गाड़ी का एसी चला देता है ये बैटरी, राइट? तो काइंड ऑफ हाईली पावरफुल बैटरी होता है ये। ठीक है, इन बैटरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बैटरी ना चार्ज होने में काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी देख लेना, ऑन करोगे इन्वर्टर रखोगे बहुत देर लगेगी इसको चार्ज होने में। पर इसका फायदा यह है कि जब इलेक्ट्रिक इसको देना होता है ना, जब देना होता है तो झपट फाड़ के देता है ये बैटरी, खतरनाक तरीके से। वरना इतने लाइट फैन एक साथ नहीं चल सकते। गाड़ी में एसी चला दे रहा है ना? एसी तुम महीने भर चला के रखो, 10,000 रुपए बिल आएगा एसी का बिजली वाले से, ठीक है ना? तो ये बैटरी एसी चला दे रहा है। तो यही बैटरी का फायदा है कि ये बैटरी जो करंट को बहुत आराम से दे पाता है, पर लेने में इसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। इसका रिएक्शन देखेंगे हम और सारी जो क्वेश्चंस है उसके आंसर देखेंगे। इस बैटरी के बारे में स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, कई सारे मिसलीडिंग वीडियोज हैं कई सारे। ठीक है, एक में मैंने देखा एक बैटरी में एक्चुअली इस्तेमाल क्या होता है, PbO2 इस्तेमाल होता है। ठीक है, PbO2 और Pb दोनों चीजें इस्तेमाल होती है। तो एनोड जो है ये PbO2 का बना होता है और जो कैथोड है वो Pb का बना होता है। Pb मतलब प्योर लेड का, जो स्पॉन्ज लेड का जिसको कहते हैं। ठीक है, प्योर स्पॉन्ज लेड और PbO2 का बना होता है। तो एक जगह मैंने देखा, पता क्या लिखा था, उन्होंने Pb का कर दिया कि Pb+2 और O2-2 ऐसे कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया परऑक्साइड। ठीक है, ये बन गया परऑक्साइड। और ये क्या है? Pb+2, ये हो गया लेड। तो नाम दे दिया लेड परऑक्साइड। ये कितना बड़ा पाप हो गया देखो। ये लेड परऑक्साइड तो है ही नहीं, ये लेड परऑक्साइड है ही नहीं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं Si, Ge, Sn, Pb, वैसे वैसे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं +4 +4 +4 +4। यहां से +2 दिखना चालू होता है और जब तक हम लेड में पहुंचते हैं तो यहाँ पे +2 इज मोर स्टेबल देन +4 हो जाता है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये वाला एक्सप्लेनेशन होता है पी ब्लॉक का, पहले के कुछ एलिमेंट्स के 11th क्लास में पढ़ाया गया है। ये तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे बी बोरॉन्स के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सही लिखा हो ना? हाँ सही लिखा। तो इसमें तुम लोगों को याद होगा कि जैसे बोरॉन का तो +3 ठीक है, एल्यूमिनियम का +3 भी ठीक है, गैलियम का +3 ठीक है, साथ में +1 शो करने लगता है। यहाँ पे भी +3 और +1 दोनों शो करने लगता है। यहाँ पे +1 ज्यादा स्टेबल हो जाता है +3 से, याद है ना? तो उसी तरीके से लेड का तो यार 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। लेड का तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मान रहे हैं +4 वाला ज्यादा अनस्टेबल है, +2 वाला ज्यादा स्टेबल है, पर ये वो नहीं है, ये +4 है, बिल्कुल लेड +4 और -2 है। ये क्या है? PbO2 जो है दिस इज लेड ऑक्साइड। PbO2 इज लेड ऑक्साइड। पहला मिसकॉन्सेप्शन, और ये मैंने YouTube से सीखा था। ले हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं था तो हमने YouTube से सीखा था। टीचर ने बोला था खुद से पढ़ लेना, बैटरी में क्या पढ़ाएगा मैं, जाके पढ़ लो खुद से। हम पढ़ने के लिए आए खुद से YouTube में। किसी ने बोला लेड पर ऑक्साइड, दिमाग खराब, आगे रिएक्शन ही नहीं बन पा रहा है ना ऑक्सीडाइज रिड्यूस ही नहीं करवा पा रहा हूं, फंस गया। कोई सब्सटेंस, अब देखो दोनों चीजें लेड की हैं, दोनों चीजें लेड की। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? लेड को ऑक्सीडाइज करा सकते हो, लेड को रिड्यूस कर सकते हो। मान लो Pb को Pb+2 में ऑक्सीडाइज कर दिया, तो Pb को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Pb+2 को Pb+4 में ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा ना। अगर हमारे पास Pb+4 का एक्सेस ही नहीं दिया था, पर चाहिए हमें,
हमें चाहिए पीबी और साथ में Pb+4 चाहिए जो फिर Pb+2 में कन्वर्ट हो। तो यहां पे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पे हम बोलेंगे रिड्यूस हो रहा है। और उस वीडियो में Pb+4 का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था। ना हमसे ऑक्सीडाइज हुआ ना हमसे रिड्यूस हुआ ढंग से, फंस गए। हम क्या कर रहे थे, पीबी से Pb+2 बना रहे थे, Pb+2 से फिर पीबी बना रहे थे। एक बैटरी को कॉन्सेंट्रेशन सेल में परिवर्तन कर दिया था हमने, ठीक है। तो इस तरीके का पाप आप लोग ना करें। चलिए चलते हैं आगे। तो ये पहला बात मैंने क्लियर कर दी। ये सब कहानी बताने का रीजन यही था कि याद हो जाए कि जो दो चीजें यूज करते हैं हम, एक है लेड का ऑक्साइड PbO2 जो +4 लेड होता है, और दूसरा हम यूज करते हैं स्पॉन्ज लेड, प्योर लेड Pb। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। इसमें जो एनोड होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एनोड क्या होता है, लेड ऑक्साइड PbO2। इसमें जो कैथोड होता है उसका नाम होता है Pb। एनोड और कैथोड की काम खत्म, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम होता है H2SO4। और बहुत ही क्लियरली इसमें लिखा हुआ था कि इट्स अ 38% सोल्यूशन। क्या 38%? वो नहीं दिया था, ये 38% बाई वेट सोल्यूशन। और 38% बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन भी काफी हानिकारक है। इसलिए इस बैटरी में जो ये होगा, ये ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में होगा, तो ये लिक्विड से प्लीज थोड़ा सा बच के रहे, इसको हल्के में ना लें। ये 38% बाई वेट है। सल्फ्यूरिक एसिड हम जो प्रिपेयर करते हैं वो अप टू 98% प्योर प्रिपेयर करते हैं, पर उसमें हम पानी मिला के उसको 38% कर देते हैं। वन ऑफ द रीजंस इस बैटरी में 38% अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका मतलब ये भी है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके अंदर वाटर भी है, अबाउट अ रेशियो ऑफ 1:2। ना ये नहीं है, कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है, मिटाता हूं इसको, कहीं पे मैंने देखा था। चलो मैं क्योंकि इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर किया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इस बैटरी में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक बार तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, एक बार बैटरी रिचार्ज होगा, और दोनों चीजें होने वाला है, ठीक है। डिस्चार्ज भी करेंगे, रिचार्ज भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो PbO2 है, मैंने उल्टा लिख दिया लग रहा है, पॉजिटिव प्लेट कैथोड PbO2, पॉजिटिव प्लेट कैथोड PbO2। अच्छा, मैंने गलत नहीं लिखा। एक्चुअली क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो एनोड और कैथोड है ना, इंटरचेंजेबल है, कभी ये एनोड कभी ये कैथोड, इस तरीके से बन जाएगा। पर हम याद यही रखेंगे जो इस बुक में लिखा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट जो है ये कैथोड बनेगा। इसमें चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होने वाला है ना, तो जब चार्ज होगा तो जो एनोड है डिस्चार्ज में वो कैथोड बन जाएगा। तो इसलिए मेरे दिमाग में भी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कैथोड जब NCERT में PbO2 लिखा हुआ है तो ये कौन सा वाला उसका दिया है उसको हमें देखना पड़ेगा। कैथोड में PbO2 मतलब ये जो बना हुआ है डिस्चार्ज का बना हुआ है, जब बैटरी यूज में है, ठीक है, जब बैटरी यूज में है उसका दिया हुआ है। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये बैटरी जब हम चार्ज कर रहे हैं तब का है, तो ये चार्जिंग के टाइम का है। और जब हम डिस्चार्ज करेंगे इसको तो इसमें एनोड जो है वो हो जाएगा Pb, और जो कैथोड है वो हो जाएगा PbO2। ठीक है, चलो अब रिएक्शन लिखते हैं और इन मामलों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्चार्ज करवाने वाले हैं। डिस्चार्ज के टाइम पे एनोड कौन होगा, Pb, ठीक है। अब ये Pb क्या करेगा, मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो Pb कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2। अभी कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड में क्या होगा, यहां पे अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो नीचे के रिड्यूस होना पड़ेगा, रिड्यूस होगा ही, ऑलरेडी लेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2। इसका जब आप एक्चुअल रिएक्शन देखोगे किताब में से, उसमें लिखा हुआ है Pb plus SO4 minus 2, it gives PbSO4 plus 2, not a big deal, okay। दूसरा वाला रिएक्शन क्या है, PbO2 plus SO4 minus 2 plus 4H plus 2 electron gives PbSO4 plus 2H2। बड़े वाले रिएक्शन देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ऐसे डराने के लिए बनाया हुआ है, पर हमें नहीं डरना,
इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन को कैथोड कैप्चर कर रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड कैप्चर कर रहा है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एनोड रिलीज कर रहे हैं। बस ये हमारा मेन रिएक्शन है। अब उसके साथ सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड था ना, तो सोल्यूशन में अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि सल्फेट का थोड़ा सा रोल होगा इस रिएक्शन में। तो इसी को चार्ज वगैरह को बैलेंस करने के लिए तो क्या किया, मतलब दोनों तरफ सल्फेट SO4-2 SO4-2 करके ऐड किया हुआ है। तो इसको डरना नहीं है, ये इसमें क्या हुआ है, बेसिक रिएक्शन, इसको पकड़ के चलो, ठीक है। यहीं से अगर IIT में या मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से तुम्हारा ऑप्शन तो आ जाएगा, ठीक है। सल्फेट हो सकता है ठिकाना नहीं लगा पाओगे ढंग से, पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अब ये जो रिएक्शन है इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, फिर चार्जिंग का रिएक्शन लिख लेंगे, तो क्या होगा, देखो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया है, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बना रहा हूं। एक इलेक्ट्रोड को मैंने ले लिया है लेड, दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया है PbO, तो दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में है। अब क्या हो रहा है, जो लेड वाला इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। जो एनोड वाला होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और जो कैथोड वाला होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमें दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ इस तरीके का रीडिंग हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव वाला मुझे कैसे पता चला, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टार्टिंग वाला जो पार्ट पढ़ी थी, गैल्वेनिक सेल, एकदम वैसा ही रिएक्शन है यहाँ पे। जो लेड है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Pb+2 में, और जो PbO2 में O2 है ये भी कन्वर्ट हो रहा है Pb+2, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। पहले जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं करता था। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन को PbO2 ने पकड़ लिया। पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे थे, ठीक है, सोल्यूशन में से कोई आके काम कर रहा था, बट यहां पे हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और खुद कन्वर्ट हो जा रहा है Pb+2 में। अब यहां से एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों Pb+2 में काहे को कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि लेड का जो स्टेबल स्टेट है वो है +2 वाला स्टेट। लेड का जो स्टेबल स्टेट है वो है +2 वाला स्टेट, तो उसमें कन्वर्ट होना इनका बनता है। तो दोनों के दोनों तुम देख रहे हो बड़े आराम से Pb+2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि कहां गया, हाँ, कि यहां पे जो Pb+2 बन रहा है ये बाहर जाके सोल्यूशन के सल्फेट आयन के साथ दोस्ती करेगा, सोल्यूशन के सल्फेट आयन के साथ दोस्ती करेगा, दोनों के दोनों दोस्ती करेंगे सल्फेट आयन के साथ, और ये दोस्ती का परिणाम क्या होगा कि बाहर लेड सल्फेट का इस तरीके से लेयर बन जाएगा, बाहर पूरा पूरा लेड सल्फेट का लेयर बन जाएगा इस तरीके से। तो जो इसमें रिएक्शन होने के बाद जो स्थिति होगा वो देखिए, इसके भी बाहर एक कोटिंग रहेगा लेड सल्फेट का और इसमें भी बाहर एक कोटिंग रहेगा लेड सल्फेट का, दोनों के दोनों बाहर एक लेयर हो जाएगा लेड सल्फेट का। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती बाहर से इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने दोनों लेड सल्फेट है तो एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, पहले जैसा है अरेंजमेंट तो वैसा ही रखा है मैंने, ठीक है। लेड सल्फेट दोनों जगह प्रेजेंट है। अब क्या होगा, देखो यहां जो पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहां पे जो Pb+2 है इसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा और जबरदस्ती इसको कन्वर्ट कर देंगे Pb+4 में। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निचोड़ लेंगे, निकाल लेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरा वाला जब यहां पे Pb+2 है ये लेड सल्फेट, इस लेड सल्फेट को क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो जाएगा Pb। ये फिर इसका बेसिक रिएक्शन, किताबी रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो रिचार्ज के टाइम पे आपको रिएक्शन उल्टा करना पड़ेगा। जो कैथोड है, कैथोड वाला रिएक्शन हो जाएगा PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Pb + SO4-2, बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन, चार्ज का ऑपोजिट रिएक्शन डिस्चार्ज में। और यहां पे ये बन जाएगा Pb+2 की जगह PbSO4 +2 H2O, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू PbO2 + SO4-2। देखो ये वीडियो को इतना लंबा ना बना के रिएक्शन बस बता देता, स्लाइड में लिख देता, पर मेरा पर्पस इसमें यह है कि तुम लोग भी साथ साथ में बैठ के एक बार सुनो, एक बार लिखो, ताकि तुमको भी याद हो, ठीक है। तुमको कौन सा वीडियो देख के यहाँ पे मजा चाहिए, नंबर चाहिए अभी फिलहाल, ठीक है। अगर मजे की बात जाननी है तो बता सकता हूँ, वैसी कोई बात नहीं। जैसे ये वाला स्टेप हो, ये वाला स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें देखो, इसमें एक गैल्वेनिक सेल जैसा रिएक्शन हो रहा है,
जैसे गैल्वेनिक सेल जैसा रिएक्शन हो रहा है, जबकि पड़ोस वाले में तुम देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसमें। अब देखो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो सोल्यूशन में साथ में वाटर भी तो है, सोल्यूशन में बस पीबीएसओ4 क्यों सोच रहे हो, साथ में पानी भी तो था इसका। अरे 38% ही तो है, 38 या कितना था भूल गया मैं, 38 ही था, 38% पानी वाला सोल्यूशन है ना। तो 38% मतलब बाकी क्या है, वाटर है ना, बाकी वाटर है। और अगर बाकी वाटर है तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, H प्लस और सॉरी H2 और O2, H2 और O2 इसका प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो मतलब जो यहां पे वाटर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेप दैट वाटर इज गेटिंग एवेपोरेटेड, मतलब हमारे जो बैटरी है उसमें से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिल जाएगा, मतलब निकल जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो फ्लेमेबल होता है बैटरी से, जो गैसेस अगर निकलने लग जाए बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा निकलने लग जाए तो वो अच्छा स्टेप नहीं होता। और ये कब हो रहा है, ये पूरा पूरा प्रोसेस तब हो रहा है जब हम बैटरी को यहां पे चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करते टाइम बैटरी में से ऑक्सीजन एक फ्लेम को मेंटेन करने वाला सब्सटेंस और हाइड्रोजन खुद बर्न्स विथ पॉप साउंड, खुद जलने वाला सब्सटेंस, दोनों निकलता है। तो बैटरी को जब चार्ज करना है तो इसको थोड़ा सा संभल के, जैसे गाड़ी में बैटरी, गाड़ी के अंदर बैठ के चार्ज वगैरह थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वैसे आजकल के बैटरी में, आजकल की लेड वाली बैटरी इस्तेमाल भी नहीं होती है, तो वी आर काइंड ऑफ सेफ। जैसे इलॉन मस्क वाली गाड़ी, वो टेस्ला, वो उसमें ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो सेफ। ये अनसेफ, ये लेड वाला थोड़ा अनसेफ है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज रिलीज होगी। चार्ज करते टाइम थोड़ा ध्यान से, इन्वर्टर इसलिए कोशिश कीजिए घर के अंदर ना रखा जाए, एकदम घर के अंदर ना रखा जाए, एक कोने में दूर हो, एक कोने में, कि कई बार अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है। कार बैटरी भी क्या होती है, इंजन के साइड में होता है, दूर होता है, जहां बैठते हो वहां पे लेके नहीं बैठना, बैटरी को बाहर दूर रखना है बैटरी, ठीक है, जब चार्ज हो रहा हो। क्योंकि जब गाड़ी चलती है ना, बैटरी चार्ज होती है, गाड़ी जब चलती है ना वो एनर्जी को पकड़ लेता है और वो बैटरी चार्ज होता रहता है, और जब जरूरत पड़ती है साथ में डिस्चार्ज भी होता रहता है। एनीवेज, तो यहां पे देखो दो तरीके का रिएक्शन हुआ, दोनों इलेक्ट्रोलिसिस सेल का टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ। एक जो चार्जिंग हुई, जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हुआ है, और दूसरा डिस्चार्ज वाला रिएक्शन हुआ है, जहां पे नॉर्मल एक सेल जैसा रिएक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई की इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या थी फिर, ये जो PbSO4 बनती है वो इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाता है। इसका मतलब जो PbSO4 का कौन सा स्टेट बनता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे PbSO4 जो बनता है वो चिपकता है तो सॉलिड स्टेट में बनता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसमें वाटर का एडिशन क्यों जरूरत है, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो स्टेप हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला स्टेप में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत ना, इतना काफी है, इतना काफी। हाँ, एक और चीज है, ये जो बैटरी होता है ना, ये 2 वोल्ट की बैटरी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल इस तरीके से शीट्स लगा देते हैं। ऐसे मान लो एक तो मैंने शीट लगा दिया, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अच्छा किसकी शीट लगाएंगे, यहाँ पे देखो दो ही सब्सटेंसेस है हमारे पास, इधर क्या, हाँ डायग्राम में, हाँ, दो ही चीजें यहाँ पे देखो, ऐसे प्लेट लगा हुआ है, दिख रहा है, ऐसे देखो प्लेट लगा हुआ है। येलो वाला तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, येलो से दिखाया गया है। बाकी देखो तुमको ब्लू कलर का दिखेगा, और ब्लू कलर का क्या है यहाँ पे, एनोड है। तो ब्लू कलर वाला जो है ये यहाँ पे एनोड है, और उसके बाद ये येलो कलर का सोल्यूशन, और फिर यहाँ पे देखो तुमको कैथोड दिख रहा होगा। ब्लू के बाद थोड़ा सा सेपरेट होने के बाद ये क्रीम कलर में जो है ये कैथोड है। ये क्रीम कलर वाले कैथोड है, ब्लू कलर वाले एनोड है। तो क्या है, कैथोड और एनोड के मल्टीपल प्लेट्स लगे होते हैं। तो बैटरी को जब खोलोगे ना, इन बैटरी को, तो तुमको इस तरीके का मल्टीपल प्लेट्स दिखेंगे, ऐसे कई सारे प्लेट लगे होंगे। ये होगा एक सेल में कई सारे प्लेट्स होंगे, ठीक है। इन सबको एक साथ एक बॉक्स में पैक किया होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी के ऊपर जब देखोगे ना, तो कई सारे ऐसे बॉटल जैसा ओपनिंग होंगे, काफी सारे होंगे। ये एक हो गया, फिर दूसरा ये पानी पीने वाला मुंह और एक होगा, यहाँ पे एक और पानी पीने वाला मुंह होगा। तो ऐसे जो इंडिविजुअल एक बैटरी होता है, इसका वोल्टेज होता है 2 वोल्ट, और हम क्या करते हैं, सीरीज में से 6 बैटरी लगा देते हैं, तो ओवरऑल ये 12 वोल्ट का बैटरी बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे बैटरी में कितने होंगे, एक, जितनी बार जितना पानी डालने का जगह है बैटरी में, वो सारा का सारा एक 2 वोल्ट वाली बैटरी है। तो अगर 6 वैसे हैं तो मतलब उसमें 6 बैटरी है 12 वोल्ट के लिए, क्लियर है। अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए किसी को तो उसमें ज्यादा लगा लो, इस तरीके का अरेंजमेंट, गॉट इट। बस यही बताना था। तो 6 2 वोल्ट की बैटरी मिलके ओवरऑल 12 वोल्ट की हो जाती है। जितना पानी डालने का जगह दिख रहा है वहां पे
उतना ज्यादा तुमको उतना ज्यादा 2-2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये बैटरी के अंदर भी कोई बहुत अच्छा सब्सटेंस तो है नहीं, लेड एक खतरनाक पॉइजन है, तो लेड वाला बैटरी ऐसे एज सच फेंकना नहीं होता, ठीक है। अब खोल के उसमें से लेड अगर इस्तेमाल करना चाहते हो इस्तेमाल कर लो, या फिर उसको प्रॉपरली सही जगह या सही जन से डिस्पोज करो, उसमें से लेड निकाल लो, रीयूज कर लो, ठीक है। तो बैटरी इस तरीके से कभी फेंकना नहीं होता, लेड एसिड बैटरी, इसको लेड एसिड बैटरी कहा जाता है इंडस्ट्रियल। अच्छा दूसरा एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग जब बैटरी में पानी डालते हैं ना, तो पानी डाल रहे मजे से पानी डाल रहे, ठीक है। वैसे तो एक उसमें इंडिकेटर भी होता है, उसमें जैसे एक इंडिकेटर होता है, जैसे पानी हो जाता है ना तो नीचे एक फ्लोटिंग सा सब्सटेंस डाल देते हैं, ऐसे फ्लोटिंग सा सब्सटेंस डाल देते हैं ग्लास ट्यूब में, और ऐसे रेड कलर का टूथपिक जैसा एक ऐसे रेड कलर का टूथपिक जैसा होता है, नीचे ऐसे फ्लोटिंग होता है, तो जैसे ही पानी भर जाता है तो क्या होता है, ये वाला ऊपर आ जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो एक बार है वो अगर नीचे चला जाए, नीचे रहे इस तरीके से, तो उसमें मतलब पानी की कमी है, अब पानी डाल दो उसमें तो ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। टूथपिक जैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का डंडा और रेड कलर का उसका मुंह, गूगल करके देख लेना बैटरी। तो अब ये जो मुंह है, ये बैटरी का मुंह है, इसमें पानी डालते ऊपर आता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बिना कुछ देखे धड़ाधड़ पानी डाल रहे हैं और उसके अंदर से लिक्विड फ्लो आउट कर रहा है। अरे भाई वो कोई लिक्विड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है तुम्हारा जो निकल जा रहा है, बैटरी खराब कर देगा। इट इज अ लेड एसिड बैटरी, विदाउट द एसिड इट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन, ठीक है। तो बैटरी में जब आप पानी डाल रहे हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ऐड स्लोली, एंड इसको लगा लगा के चेक कर लो थोड़ा सा, अगर तुमको पता नहीं है पहली बार दूसरी बार डाल रहे हो, वैसे तुमको पता चल गया कि चलो ठीक है 50 ml डालना है, लो डाल दो 50 ml, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ml डालना है डाल लो, वो मना नहीं कर रहा हूं, पर जब एक्सेस ना डल जाए बस, या अच्छे से देख देख के डालो तो भी दिख जाएगा उसमें, ठीक है। तो बैटरी में इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर कहते हैं, बैटरी के ऊपर लगे होते हैं। और मतलब इनको अगर कवर भी करना जरूरी है, ठीक है। इसको पानी वैसे ही उड़ जाता है इन बैटरी में से, अगर वो खुला हो मुंह तो इसमें से उड़ जाएगा, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते कि ऊपर वाला मुंह लगाया ही नहीं, मैं ऐसे खोल के रख दिया बैटरी के एक तरफ से, उड़ के निकल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एवोपोरेशन भी तो होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एनआईसीडी बैटरी वो बैटरी है जिसके बारे में मैं बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और क्योंकि एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा हुआ है कि इसके बारे में तुमको पढ़ना नहीं। तो देखो इन सबको हम बैटरी कह रहे हैं, पहले जो हम पढ़ रहे थे वो सिंगल सिंगल वाले उनको हम सेल्स कह रहे थे, इनको बैटरी कह रहे हैं। क्यों बैटरी कह रहे हैं, देखो कई सारे ऐसे प्लेट्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इनको बैटरी कह रहे हैं। वैसे एनआईसीडी बैटरी में क्या होता है, सिंपल टर्म्स में एनआई है और सीडी है, तो दो चीजें हैं, तो समझ में आ रहा है, एक तो एनोड होगा एक तो कैथोड होगा। रिचार्जेबल बैटरी है तो फिर से एनोड और कैथोड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रिचार्ज के टाइम पे कोई एनोड, डिस्चार्ज के टाइम पे कोई एनोड, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जो सीडी है वो कन्वर्ट होता है CD+2 में, और जो निकल है वो एक्चुअली में प्रेजेंट है निकल+3 के स्टेट में, ये कन्वर्ट हो रहा है निकल+2, ये है बैटरी बस। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है वो होता है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमें बस इतना ही जानना है। ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखने के लिए बोल दिया जाए तो यहां से देख के लिख लेना रिएक्शन। जो कैडमियम है ये रिएक्शन करेगा निकल+3 के साथ, विच इज निकल OH होल थ्राइस, और रिएक्शन करने के बाद ये बन जाएगा कैडमियम का ऑक्साइड CDO, और निकल जो +2 है दिस विल कन्वर्ट टू निकल OH होल ट्वाइस, और साथ में एक वाटर है, ये रिएक्शन में लिखना भूल मत जाना, भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाकी तुम सही से लिखे हो। तो ज्यादा याद नहीं करना एनआईसीडी बैटरी में क्या होता है रिएक्शन में, बस इतना याद करना, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट साथ में क्या होता है ये पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मैं क्वेश्चन सारे अपलोड किया हुआ हूं, इसी के बाद में ही है सारे स्लाइड्स में, मैं वो टेलीग्राम में भेज दूंगा। हाँ, अब हमारे दो टॉपिक रह रहे हैं, एक है फ्यूल सेल और एक है कोरोजन। बहुत ही बेकार सा छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं इसमें। फ्यूल सेल और कोरोजन वाला तो इनफैक्ट मेरे को पढ़ाने का भी मन नहीं करता, उसमें इतना आसान है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो। फ्यूल सेल इस बार के लिए नया है, और इसको मैंने बाई चांस तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही दिया है, ठीक है। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ तुम लोगों को। याद है जब मैंने एक बार पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तब मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स बना दिए थे, एक तरफ H+ एक तरफ OH- जाएगा बोल दिया था, इसे H+ बना दिया था, यहाँ पे OH- बना दिया था, फिर बोला था बाहर से बैटरी से जैसे कनेक्ट करोगे उस हिसाब से रिएक्शन होगी। ये वाला अगर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, OH- आयन चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाके उसको, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो OH- इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, OH बौखला जाएगा, OH बोलेगा OMG मैं तो पागल हो गया, तो OH आपस में कंबाइन करके कंफर्म बन जाएगा H2O2, और जो H2O2 फिर बोलेगा अरे मैं भी तो अनस्टेबल हूं, मेरे को ऐसे क्यों कर रहे हो,
तो ये फिर बन जाएगा H2 और O2। तो इसलिए हमने देखा था कि इसमें कौन सा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड में होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ एनोड था ऑक्सीजन। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं इसकी, तो आप रिएक्शन में क्या लिख देते हो, यहां ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यहां 4 यहां 4 यहां 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसमें क्यों बैलेंस किया, क्योंकि नीचे यहाँ पे 2 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, इधर 2 और ये 2, ये सारी बातें पहले से सिखा रखी है मैंने। तो ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये ओवरऑल रिएक्शन बन गया 4OH माइनस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एनोड साइड का रिएक्शन। अब कैथोड साइड की अगर रिएक्शन की बात करें तो H प्लस है जो कैथोड में जाएगा। H प्लस कैथोड में जाने के बाद क्या करेगा, ये तुरंत के तुरंत हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन में सेकेंडरी चेंज होगा, 2 हाइड्रोजन मिलकर H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल सेल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, किट 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 किट, हाँ कुछ ना कुछ गलत लिख दिया, H प्लस इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये H है, सही लिखा हूं तो 2 2 2 इस तरीके से लिख लेंगे, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू 2H। ठीक है, 2H तो कट गया था, H2, 2H तो कुछ होता ही नहीं, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं पहले से पढ़ा चुका हूं इतना, सभी को इतना तो पता ही होगा, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा तो बताना, घूसा मारूंगा ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा 2 रिएक्शन हो गया। अब इन रिएक्शन के साथ लोग कई सारे तरीकों से खेल लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, यही वाला इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम फ्यूल सेल की बात करें तो इनमें उल्टा होता है, पहले जो एनोड कैथोड हुआ करता था, अब इसमें फ्यूल सेल में उल्टा होता है। तो देखो एनोड क्या होता है फ्यूल सेल का, फ्यूल सेल का जो एनोड होता है वो ये वाला रिएक्शन होता है। ये वाले रिएक्शन को उन्होंने बुद्धि लगा के क्या किया, सुन लो ध्यान से, बुद्धि लगा के इस रिएक्शन के साथ उन्होंने क्या किया, तुम खुद कंपेयर कर लो, मैं देख के लिख देता हूं, 2H2 प्लस 4OH माइनस कन्वर्टिंग टू 4H2। तो बेसिकली इनको क्या करना है, हमको ऐसे दिखाना है फ्यूल सेल में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है कॉम्बसन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद वाटर का सिंथेसिस कर रही है, हमें दिखाना है इस रिएक्शन में से। तो दिखाने के लिए क्या किया हमने, हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में चाहिए, वरना कैसे दिखाएंगे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन को घुमा दिया। सिमिलरली ऑक्सीजन वाला रिएक्शन को भी घुमाना पड़ेगा, तो देखो घुमाने के बाद कैसा लिखता है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तुम लोग जब भी भूल जाओगे ये रिएक्शन, तुरंत इससे रिलेट करना जो मैंने पहले पढ़ा रखी है, तुरंत आ जाएगा इसमें। ऊपर वाला रिएक्शन तो लिखना आ गया ना तुम लोगों को, नीचे वाले में क्या दिक्कत है, घुमा देना। क्यों घुमाए हैं, क्योंकि फ्यूल सेल वो सेल होता है जहां पे हम कंबशन करवाते हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला फ्यूल सेल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबशन करवा दे, कोई भी जहां रिएक्शन जहां पे हम कंबशन करवा के, मतलब रिडॉक्स वाली कंबशन करवा के जब उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसको कहा जाता है फ्यूल सेल। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बशन दिखानी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बशन इस तरीके से दिखा पाओगे। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन थी, हाइड्रोजन वाली रिएक्शन में उन्होंने और कुछ पाप किया है, एज सच लिखा होता तो कुछ इस तरीके का दिखता रिएक्शन, राइट, कुछ इस तरीके के दिखते। चलो 2 से मल्टीप्लाई करना हुआ, उनको पेट में दर्द हो रहा है तो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, हमें इसमें से भी कोई दिक्कत नहीं, कर ले यार, कर ले, बट नहीं, इनको पेट नहीं भरा, इनको कतई पेट नहीं भरा। और पेट नहीं भरने का रीजन क्या है कि जो हमारा फ्यूल सेल है इसमें हमें यह दिखाना है कि अंदर जो माल मसाला प्रेजेंट है ना, ये क्या है पता है, KOH और NaOH। तो ये जो रिएक्शन होती है ये बेसिक मीडियम का रिएक्शन, फ्यूल सेल वाला रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन दी बेसिक मीडियम। इस बेसिक मीडियम को दिखाने के लिए क्या किया इन्होंने, जो H प्लसेस थे इनको OH माइनस से न्यूट्रलाइज कर दिया, इधर 4OH माइनस ऐड कर दिया, इधर 4OH माइनस ऐड कर दिया, तो यहाँ 4 OH प्लस और 4 OH माइनस मिलकर क्या बना लिया, 4 वाटर बना लिया। और यहां पे देखो, इज दिस क्लियर, क्यों किया और क्या किया, क्या किया, रिएक्शन को उल्टा के लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि फ्यूल सेल में हम कंबशन दिखा रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तीसरा सवाल, यहां पे ऐसे OH क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोनों कार्बन के रॉड के बीच में, वो इलेक्ट्रोलाइट KOH और NaOH होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे मैं समझा पाया हूं, थक गया मेरे। एनोड और कैथोड, मेरे को बिल्कुल
ये टॉपिक पढ़ाने में इतना सारा बताना पड़ता है, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, इसलिए मेरे को खुद बुरा लगता है ऐसे चीजें बोलने में। तो फ्यूल सेल के बारे में अगर इतना तुम सीख गए हो तो तुम फ्यूल सेल का 50% तक सीख चुके हो फ्यूल सेल में, और बहुत ज्यादा चीजें नहीं। एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है फ्यूल सेल का, वो क्या कहता है देखो, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हम जो रिएक्शन में बाहर से हीट वगैरह सप्लाई कर रहे हैं वो होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच इज द हीट दैट वी आर सप्लाइंग फॉर दिस रिएक्शन, या फिर ऐसे ऐसे कह लो कि अगर इस रिएक्शन को हम तो चला नहीं रहे, ये कंबशन रिएक्शन है, खुद से एनर्जी जनरेट करता है, हम एक बार चालू कर दिए उसके बाद रिएक्शन ने एकदम पेल के एनर्जी जनरेट चालू कर दिया, तो ये जो कंबशन रिएक्शन हुआ है उस कंबशन रिएक्शन में जो भी एनर्जी जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है वो एनर्जी को वो कंबशन का डेल्टा एच हो जाएगा। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जितना भी हीट निकल रहा है वो डेल्टा एच, तो कंबशन में। अच्छा, दूसरा देखो कि बैटरी में से हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दिस इज द यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क डन, है कि नहीं? दिस इज द यूजफुल वर्क डन, इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी। ये एनर्जी फ्री है टू डू वर्क। कौन सा वर्क? यूजफुल वर्क। और डेल्टा एच क्या होता है? टोटल वर्क, पूरी पूरी जो एनर्जी निकल रही है वो होती है डेल्टा एच, और डेल्टा जी जो होता है वो होता है यूजफुल कितना वर्क हुआ है। बाकी तुम लोगों को कुछ कुछ रिलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन करने के लिए। पहला डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे हमें यही साबित कर सकते हैं हम कि ये वाला कुछ एक हायर एनर्जी है, कंबशन से कितना हीट रिलीज हुआ? बहुत हीट रिलीज हुआ, उसमें से बर्बाद कितना हुआ? टी डेल्टा एस बर्बाद होती है। तो कौन सा बर्बाद हुआ? जो टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी, तो जो जो एंट्रोपी में बर्बाद हुआ वो बर्बाद है, और बाकी जो बहुत एनर्जी में से जो बर्बाद हुआ, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया, ये हो गया यूजफुल। ये थोड़ा सा शायद नया फील होगा पर ऐसा ही होता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मतलब ये होता है कि बहुत सारा एनर्जी निकला, उसमें से बर्बाद कितना हुआ? माइनस टी डेल्टा एस एनर्जी बर्बाद हुआ। यूजफुल कितना था जो वर्क डन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 100% जो वर्क डन में कन्वर्ट होगा वो होगा डेल्टा जी। हाँ, तो इसमें अगर हम एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल निकालेंगे, अगर तुम एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल निकालोगे तो तुम निकालोगे डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल मिला, डेल्टा जी एक्चुअल है, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100%। उम्मीद कर रहे हैं समझा पाया हूं मैं अपनी बात को। यहां पे अगर सवाल तुमसे चाहता है, आईआईटी में एक बार सवाल आया हुआ था, उसमें वो दे दिया था, एक दो रिएक्शन दे दिया था, जैसे दे दिया ए टू बी कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू है, कुछ वैल्यू दे दिया एक्स, बी से सी निकालने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया वाई। तो ए से सी वाला जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू अगर अल्फा है, डेल्टा जी का वैल्यू अल्फा है, तो बताओ इस रिएक्शन का न्यू कितना है? तो बोलोगे क्या न्यू क्या होगा? डेल्टा एच को जोड़ दोगे, वो डेल्टा जोड़ने वाले को क्या नाम कहते हैं, नाम भूल गया मैं, डेल्टा एच जोड़ने वाले को एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, सब याद आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। इस तरीके से आंसर निकालने का क्वेश्चन दिया है, इसमें स्लाइड्स में क्वेश्चन है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई तुम्हारी एफिशिएंसी। अच्छा, इसमें से नीट में भी सवाल पूछा एक बार, डायरेक्ट फॉर्मूला, और जेई में भी एक बार सवाल पूछा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल से, और जेई में कई बार इस रिएक्शन पे चर्चा किया है, जेई ने कई बार इस रिएक्शन पे चर्चा किया है, इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है, इस रिएक्शन का क्या कितना है, मतलब दिमाग खराब कर दिया ये रिएक्शन। ठीक है, एन फैक्टर वगैरह में बड़ा इंटरेस्टेड है, पहले भी बताया था मैंने, इस रिएक्शन का एन फैक्टर का वैल्यू 4 होता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर तुमको ये दो रिएक्शन दे दिया जाए, ये जो दो रिएक्शन मैंने लिख रखा है, ये दो रिएक्शन दे दिया जाए, कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन दे दिया जाए तुमको, और तुमसे बोला जाए कि कैथोड एनोड रिएक्शन से अगर ई नॉट वैल्यू निकालो, तो निकाल सकते हो। ठीक है, ई नॉट वैल्यू इन दोनों में से निकाल सकते हो, कुछ वैल्यू आ जाएगी ई नॉट की, मेरे को लिखा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, मान लो इसका वैल्यू है एक्स, इसका वैल्यू है वाई, तो ई नॉट का वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे दोनों जोड़ने के बाद एक्स प्लस वाई वैल्यू आ गया। अब इस ई नॉट वैल्यू से भी तुम डेल्टा जी निकाल सकते हो, राइट? फॉर्मूला तो पता ही होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, एन का वैल्यू कितना है 4, एफ का वैल्यू 96500 कूलम पर मोल, ई का वैल्यू जो भी निकल के आएगा शायद 1.4 के आसपास कुछ आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया फ्यूल सेल की कहानी। समझ आ गया ना? देखो बता दो फिर से,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हमें दिखाना है कि इन दोनों की कंबशन हो रही है, तो हम क्या करें, वो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट आया हुआ था उसको रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं हम एक्चुअली, तो यहाँ पे उल्टा रिएक्शन लिखना है। उसके बाद हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखा था कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेस होता है KOH या NaOH, तो इसलिए हम इसमें जबरदस्ती के बाहर से हम OH माइनस ऐड कर देते हैं उस रिएक्शन में। हम दिखाना है जबरदस्ती, ओवरऑल फाइनल रिएक्शन में हमें दिखाना है कि भाई OH माइनस होना चाहिए, उसमें H प्लस नहीं दिखना चाहिए, तो H प्लस को छुपाने के लिए हम उसमें जबरदस्ती का OH माइनस डालते हैं। खैर ओवरऑल रिएक्शन में तो दिखने नहीं वाला कोई भी। उसके बाद आता है तुम्हारा एफिशिएंसी सेल का। एफिशिएंसी होता है डेल्टा G अपॉन डेल्टा H, बिल्कुल सही पढ़ाया मैंने। और डेल्टा G का फॉर्मूला माइनस NFE0, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। ये वाला सवाल तो डायरेक्टली खैर आ चुका था। अब हम लास्ट चीज की बात करेंगे और वो है कोरोजन। कोरोजन मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, ये खुद से पढ़ लेना, बस मैं कुछ बातें कह दूंगा इसमें कोरोजन में। सबसे पहली बात, जैसे तुमने फ्यूल सेल में देखा उसी तरीके से कोरोजन में भी क्या होता है, डायग्राम है तो देख लो ना, ओ इसमें तो रिएक्शन तक लिखा हुआ है। तो कोरोजन में भी बिल्कुल उसी तरीके से देखो क्या हो रहा है, जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, रिडक्शन वाली रिएक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कोरोजन रिएक्शन फ्यूल सेल जैसा सही है, बस इसमें क्या है कि आयरन इन्वॉल्व है। तो आयरन क्या होगा, आयरन एक एक्टिव मेटल, तो यार इसका तो यार कोई सोचने वाली बात है ही नहीं आयरन के बारे में। ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेगा, इसके तो कुछ और नहीं कर सकता ही जिंदगी में, मेटल सही है। तो बाकी आयरन के साथ कौन रिएक्ट करता है, आयरन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक वाटर। ये तीन चीज तुमको याद रखना है कि हमें क्या क्या चाहिए, आयरन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, हमें ये तीन चीज चाहिए, ठीक है। तो आयरन तो अपना बना लिया एनोड, ये भाई साहब बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। साथ में बर्बाद करने वाला एजेंट कौन है, वो उसका नाम है कैथोड। अब कैथोड में देखो वाटर का रिएक्शन, सॉरी वाटर वाला रिएक्शन से जो O2 रिएक्शन निकला था वो वाला हम इसमें लिखने वाले हैं। तो O2 निकला था वो फ्यूल सेल वाला रिएक्शन जैसा ही था, बिल्कुल एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। तो यार देखो बाप रे बाप, फ्यूल सेल तो किधर लिखा है सारा चीज, फ्यूल सेल वाला रिएक्शन में हम इस वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इसी वाले में निकल रहा है तो हम भी इस वाले को पकड़ लेते हैं, देख के तो सही लग रहा है, हाँ इसी वाले को पकड़ लेते हैं। तो मैं कॉपी से देख के लिखूंगा, तुम लोग यहीं से देख, 4OH माइनस वाले को पकड़ लेते हैं। देखो और रिएक्शन यहां लिख रहा था ना, हाँ तो ये क्या हो गया, 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो तुम लोगों को जो पढ़ाया हुआ है वही वाला। अब इस वाले में प्रॉब्लम क्या है, फिर से देखोगे तुम अगर ढंग से, तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें मतलब है ऑक्सीजन से, हमें मतलब है ऑक्सीजन से। तो अगर हमें ऑक्सीजन से यहां पे मतलब है तो हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख लेंगे, और साथ में वाटर तो मिल ही जा रहा है बोनस में, तो कुछ भी और नहीं चाहिए। तो एक्चुअल जो कैथोड का रिएक्शन है वो क्या होगा, ये वाला उसमें से कॉपी पेस्ट करके लिखा था, समझ में आ गया। यही देखो O2 प्लस 4H प्लस O इलेक्ट्रॉन गिव्स वाटर, थोड़ा इधर उधर हो गया। इनको हमेशा हमारे फीलिंग्स के साथ खेलना होता है। आयरन जो है Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो Fe+2 के साथ कंबाइन होके Fe2O3 बना रहा है। ओवरऑल यही है रस्ट, और कुछ भी नहीं है रस्ट, ठीक है। तो इसको इतना घुमा फिरा के इन्होंने लिख रखा है। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, रस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्शन तो ठीक है, रिएक्शन तो तुम लोग लिख ही लोगे, ठीक है ना, देख दुख के लिख लेना इसको, सिखा दिया, मतलब जो भी करना था इस रिएक्शन में सिखा दिया। H प्लस OH माइनस जोड़ के कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है, मेरे को दिख नहीं रहा अभी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जब हम कोरोजन वगैरह हो रहा है तो कोरोजन को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं कि उसको ना ऑक्सीजन दे ही ना, ऑक्सीजन और वाटर से बिल्कुल कट ऑफ कर दें। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में। तो इसमें बस बिस्फेनॉल है, पेंट है, कुछ भी है उसको कोट कर दो अच्छे से, ठीक है। घर में एक आयरन का अलमीरा है उसको पेंट कर दो, हर साल उसमें पेंट लगा दो, पेंट कर दो उसको, तो वो खराब नहीं होने वाला, ठीक है ना। हवा ही नहीं पहुंचेगा, वाटर वेपर नहीं पहुंचेंगे तो वो खराब नहीं हो सकता। दूसरा जैसे ब्रिज वगैरह है वो पेंट नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उनमें क्या करते हैं हम लोग, बाहर पेंट वेंट से अब काम नहीं चलता तो हम एक सैक्रिफिशियल एनोड लगा देते हैं। मतलब ये जो आयरन है हम उसके साथ एक आयरन से ज्यादा एक्टिव मेटल कनेक्ट कर देते हैं। तो जब यहां पे आयरन एनोड बन रहा था, आयरन से अगर कोई एक्टिव मेटल इससे जुड़ा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन कभी आयरन से जाएगा,
तो जो जितना ज्यादा एक्टिव हो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा। मान लो इसमें तुमने सोडियम मेटल रख दिया, सोडियम खैर रख नहीं सकते, सोडियम रखोगे तो पानी गिरेगा, फूट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत एक्टिव मेटल नहीं रख सकते, बहुत पैसिव मेटल कुछ ढूंढो, पर वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, उस तरीके का कोई मेटल रख दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अक्सर आयरन का जिंक से वो कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं या कवर कर देते हैं जिंक से। उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो दो हो सकता है, एक तो तुम जिंक से आयरन को पूरा कोट कर दो, बढ़िया तरीके से आयरन को जिंक से कोट कर दो, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन के कई सारे फायदे होते हैं। वो जिंक तो कोट करने के बाद जिंक ना जैसे रिएक्शन करता है कन्वर्ट हो जाता है जिंक कार्बोनेट में, ZnCO3 में कन्वर्ट हो जाता है और Zn हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होते ही आयरन के ऊपर पेंट जैसा एक लेयर बन जाता है। ये गैल्वेनाइजेशन इसको कहते हैं। या दूसरा प्रोसेस है, इससे कोई और एक्टिव मेटल ले लो और एक्टिव मेटल को पकड़ के आयरन से बस तार से जोड़ दो, तो आयरन से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन वो एक्टिव मेटल से जाएगा। ये एक जिसको कहा जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जहां पे हम मोर एक्टिव मेटल एनोड की तरह बिहेव करने लग जाता है और वो इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है। क्योंकि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, वो एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे मेरा काम यहां पे खत्म हो चुका है, बस कोरोजन वाला रिएक्शन नहीं बता पाया हूं, नहीं आता क्या करें। अब तुम्हारा काम चालू होता है। यहां से मैंने क्वेश्चंस यहां पे डाल रखा है सारे के सारे, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन 3 थे, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है। ये ढूंढने के लिए तुमको स्लाइड से नहीं ढूंढना है, इनको बुक से ढूंढना है, क्योंकि बुक को आपको रीड करना है। ठीक है, इसलिए इसको अलग से यहां पे मेंशन कर रहा हूं, प्लीज रीड द बुक। इस चैप्टर में आपको बुक रीड करके और लिख लिख के ही याद होना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया हूं, उन बातों को याद रखना है, बस और क्या। उसके बाद एग्जाम्पलर बुक से भी कुछ क्वेश्चंस थे, उसके अंदर से भी मैं उठा के इसमें दे दिया हूं क्वेश्चन क्या क्या है। ये सीबीएसई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कई बार इन क्वेश्चन को दोहरा के पूछा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो एग्जाम्पलर के शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है, उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। देख लो सीधा सीधा लेक्लेंजे सेल लिख रखा है, एनसीईआरटी में कहीं पे मेंशन है क्या पता नहीं, भूल गया एनसीईआरटी में है कि नहीं। तो लेक्लेंजे सेल है, तो इसे पूछा तो तुम क्या करोगे, तुरंत के तुरंत तुमको इमेजिन करना पड़ेगा किसकी बात कर रहा है, ड्राई सेल की बात कर रहा है। ड्राई सेल में क्या होता है, जिंक होता है। अच्छा, ड्राई सेल में जिंक होता है, और दूसरे बार मरकरी सेल में, उसमें भी तो जिंक और मरकरी होता है, तो जिंक कैसे कॉमन है याद रखना पड़ेगा तुमको। तो लेक्लेंजे सेल में क्या होता है, क्या ये रिचार्जेबल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, ये होता है कि नहीं, वो तो मरकरी सेल का काम है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, लेक्लेंजे सेल में जिंक होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मरकरी में भी तो जिंक होता है, तो जो रिएक्शन एट एनोड जो जिंक वाला लिखा हुआ है, तो ये दोनों मतलब हो जाएगा। मरकरी वाला सेल में भी तो ऐसे ही हो रहा है, पर एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा। मरकरी वाला सेल में क्या होता है, जिंक एमेलगम जो है वो रिएक्ट करता है ZnO बनाने के लिए। तो जब ये यहाँ पे दिख रहा है तुमको आयन बन रहा है, तो तुम मरकरी में ये नहीं मार्क कर सकते, जबकि मरकरी में भी जिंक होता है, तो इसको लेक्लेंजे मार्क कर दोगे। ठीक है, रिचार्जेबल कौन सा वाला होता है इसमें, क्या फ्यूल सेल रिचार्जेबल सेल होता है, बिल्कुल भी नहीं। फ्यूल सेल तो रिचार्जेबल कभी था ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कांस्टेंट फ्लो करवाना पड़ेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनाने के लिए। ठीक है, तो कौन सा रिचार्जेबल है, निकल कैडमियम वाला सेल रिचार्जेबल सेल है। ठीक है, और फ्यूल सेल कौन सा वाला होगा, फ्यूल सेल रिएक्शन यहाँ पे H2O2 और H2O कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सही है। ठीक है, सेल रिएक्शन भी सही है, दोनों सही है, गुड। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं कहीं पे, कोई बात है, आप लोग चेक कर लें। एग्जाम्पलर का आंसर तो इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, मैं तो गधा हूं। दूसरा एग्जाम्पलर का दोबारा मैच द फॉलोइंग, ये भी एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन है, उसमें 2 पेज में आ रहा था पीडीएफ में, तो इसलिए मेरे को खुद मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद एग्जाम्पलर के फिर एक क्वेश्चन था असर्शन रीजन का, एग्जाम्पलर के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक भी सवाल नहीं है। अच्छा, फिर नीट के कुछ क्वेश्चन देखो किस तरीके का पूछा हुआ है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन। अब देखो, हमेशा जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबशन करवा रहे हैं, किसी को भी कंबशन करवा सकते हैं, बस जब तक वो कंबशन रिडॉक्स होना चाहिए, कंबशन का रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स होना चाहिए, तब तक वो सबके सब फ्यूल सेल बनेंगे। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन, मैं तो डायरेक्टली पढ़ा दिया हूं, इसको बताना शर्म आ रहा है। ठीक है, उस तरीके से कह रहा है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोवाइड गैल्वेनाइज्ड आयरन, बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रिवर्स क्यों नहीं पॉसिबल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सा, अच्छा देखो यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, क्योंकि आईयूपीएससी ने बोला है हमें, याद है ना, आईयूपीएससी ने जब बोल दिया तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे लिए आईयूपीएससी के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगे सारे के सारे। उसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन है, बॉटम ऑफ द स्लिप ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, उसके डायरेक्ट है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है।
ये आईआईटी के क्वेश्चन है, क्यों 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 पूछा था आईआईटी में ये, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज, पढ़ लेना इसको, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट है। ये वाला सवाल मैं कह रहा था, ये वाले से डरना नहीं था, बहुत लोग इसमें से डर गए थे, पर ये पूछ रहा है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल से। क्वेश्चन हमेशा पीछे से अप्रोच करना होता है, पीछे से अप्रोच करोगे तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, यहाँ पे तुमको पता ही है क्या होता है, डेल्टा जी और डेल्टा एच का रिलेशन होता है। डेल्टा जी यूजफुल वर्क होता है, डेल्टा एच, नीट वाले बोलेंगे हमें तो बताया नहीं, हमारे वाले में बोले कि अभी बताया था, इनको फिर से बता रहे। चीटिंग सर, बिल्कुल चीटिंग। पर इसमें क्या करना है तुमको, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का वैल्यू दे दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया, डेल्टा जी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे दिया है, हेसेस लॉ से निकाल लोगे ना डेल्टा जी इस पे, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ इसका इसका इसका, बस उसको काट पीट के जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में ये बेकार सवाल, ठीक है। हाँ, चलते हैं फिर, थैंक यू सो मच इतनी देर बैठने के लिए, ठीक है, बाय बाय।